यस, तो सेम वन में हम लोग लास्ट चैप्टर किए थे एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। फाइनल अकाउंट नॉन प्रॉफिट का था ना, इनकम एक्सपेंडिचर। तो लिखो, चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। तो जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए ही बना है, ठीक है, वो बिजनेस प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे प्रॉफिट। तो पहले तो समझते, फाइनल अकाउंट तो बोलते एक्चुअली प्रॉपर टर्म है फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट आर, फर्स्ट पॉइंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक होता है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा होता है बैलेंस स्टेटमेंट। तो ये दो पार्ट हो गया, एक इनकम स्टेटमेंट और एक बैलेंस। इसके बाद कुछ एनालिसिस भी होता है, कैश फ्लो एनालिसिस होता है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट माना जाता है। बट मेनली ये दो आपको करना होगा, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस स्टेटमेंट। बट यह स्टेटमेंट नहीं, अकाउंट ही तो करेंगे ना। तो इनकम स्टेटमेंट ये क्यों करते, टू मेजर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। ये ईयर का करे तो फॉर द ईयर, ये पूरा ईयर का परफॉर्मेंस, पूरा ईयर में प्रॉफिट है या लॉस है वो देखते, एक दिन का नहीं, ठीक है ना। ये फाइंड करते टू मेजर, टू मेजर द फिनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली फिनेंशियल अकाउंट्स है, परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, इस ईयर में क्या परफॉर्मेंस की है। और बैलेंस शीट करते टू मेजर द फिनेंशियल पोजीशन, इसमें पोजीशन होता है, इसमें परफॉर्मेंस होता है। फिनेंशियल पोजीशन एट द डेट, मतलब जिस दिन फाइनल अकाउंट बना रहे उस दिन का पोजीशन बताता है। क्यों है उस दिन का बताता है, बैलेंस शीट की है। जो कैश लिखेंगे एसेट साइड, कैश कैश में जो मेरा उस दिन कैश है वही तो लिखेंगे ना। ये पूरा ईयर का कैश थोड़ी आता है, कैश थोड़ी चेंज होता है। स्टॉक, उस दिन मेरा जो अनसोल्ड गुड्स था वही तो लिखेंगे। डेटर्स, उस दिन जो डेटर्स से कलेक्शन का, तो ये डेट का पोजीशन बोलते हैं, उस पॉइंट का, उस पॉइंट, इसको इसलिए पॉइंट स्टेटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये पीरियोडिकल स्टेटमेंट, ये पूरा पीरियड का है ना। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट है पूरा ईयर का है, लेकिन बैलेंस शीट ईयर एंड डेट का है। वो एक दिन का बैलेंस, उस दिन मेरा पोजीशन क्या है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी अच्छा है या नहीं। अगर लॉस होगा तो कैपिटल घटते जाएगा, तो पोजीशन खराब होते जा रहे हैं। प्रॉफिट आएगा तो बढ़ते जाएगा, तो जितना प्रॉफिट है उस इक्विवेलेंटली एसेट्स भी तो बढ़ रहा है ना। तो ये एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन बताते हैं, ठीक है। और आगे इसको एनालिसिस करके डिसीजन लिया जाता है कि इसमें एक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा गया या पोजीशन इंप्रूव किया या नहीं, वो डिसीजन अलग होता है। बट हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते ये करते हैं। अब इसका यूजर्स बहुत है, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर से बेसिक क्वेश्चन में पढ़े होंगे, उसमें नहीं आ रहा। अब आ जाते हैं, ये जो इनकम स्टेटमेंट ये पूरा ईयर का ही बनाया जाता है। एक इसमें क्या क्या स्टेटमेंट बनता है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आ जाओ, बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही बनेगा। इसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट बनता है, एक मतलब अकाउंट बनाएंगे हम लोग। एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट क्या क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। और एक कौन बनाएगा, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर।
अगर कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उनको ही बनाना होगा। जो गारमेंट्स मतलब जो खरीदते बेचते रिटेल शॉप है, होलसेल शॉप है, इन लोग तो बाई करते सेल करते, इनके लिए थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग बनेगा। तो प्रिपेयर बाय मैन्युफैक्चरर, प्रिपेयर बाय मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स थोड़ा लिखेंगे। प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स, जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते ना, कोई भी गुड्स हो, गुड्स टू फाइंड, क्या चीज फाइंड करना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बोलो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। तो फैक्ट्री वालों को तो देखना नहीं है इसको क्या प्राइस में बेचेंगे, क्या प्रॉफिट आएगा। तो इनको देखना है कि मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना है, ये जो प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए उसका कॉस्ट कितना, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इस साल जितना सामान प्रोड्यूस किए, एक दिन का नहीं पूरा ईयर में जितना प्रोड्यूस किए, वो सारा सामान जो फिनिश हो गया उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है ना, बस। अब वही सामान आप लोग बेचेंगे आगे तो ट्रेडिंग होते जाएगा। सेकेंड अकाउंट, तो इसमें कुछ प्रॉफिट का सवाल ही नहीं है, क्या फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ठीक है, सेकेंड अकाउंट बी। अब बना लिए तो उसको बेचेंगे तो ट्रेड हो रहा है ना, ट्रेड होना शुरू हो गया। ट्रेड मतलब बाई एंड सेल, बाई भी करना और सेल भी करना। लेकिन मैन्युफैक्चरर सेल करता है, हाँ बाई किए थे, मटेरियल्स बाई किए थे, वो फिनिश करके आप बेच रहे हैं ना। अब जो रिटेलर है, होलसेलर है, उनको क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ही करना है। तो सेकेंड अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट कौन प्रिपेयर करेगा, ऑल ट्रेडर। ऑल ट्रेडर, चाहे होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, मैन्युफैक्चरर भी तो बेच रहे हैं ना, और फिर रिटेलर हो, जो भी हो, ऑल ट्रेडर ये करेंगे। ठीक है ना, तो ऑल ट्रेडर, ऑल ट्रेडर प्रिपेयर इट। और इससे क्या पता करते, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या, मेरा डायरेक्ट जो खरीदने में लगा या प्रोडक्शन में लगा और उसको जो बेचे, इसमें जो डिफरेंस हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या आएगा, आगे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी तो है जो प्रोडक्शन में लगा नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, वो सब एडजस्ट करके नेट आएगा। ठीक है, तो टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे, टू सॉरी ऑल द ट्रेडर प्रिपेयर इट टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, हाँ प्रॉफिट के लिए प्रिपेयर करते, लॉस भी आ सकते, ऑलवेज प्रॉफिट हो गया तो ऐसा तो बात नहीं है, कभी कभी लॉस भी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इसी ग्रॉस प्रॉफिट से फिर थर्ड अकाउंट करेंगे, कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे क्या फाइंड करेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय ऑल प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न। ठीक है, ऑल प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न टू फाइंड, एक मिनट, ओके, तो अगर प्रॉफिट सीकिंग कंसर्न है तो ये प्रिपेयर करेंगे टू फाइंड नेट प्रॉफिट, है ना, टू फाइंड, हम प्रॉफिट लिखेंगे, सबका उम्मीद रहता है भाई प्रॉफिट कमाएंगे, बीच में हो जाता है लॉस। ठीक है, तो ये सारा होता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट या रिजल्ट देता है हमको कि अब मेरा प्रॉफिट आया या लॉस आया। बट यहाँ यहीं पे कंप्लीट नहीं, डी अनदर अकाउंट। अब प्रॉफिट तो आ गया, अब अगर सोल प्रोपाइटर है तो बस यही प्रॉफिट उनका हो गया, होगा ना, ये जो नेट प्रॉफिट उनका ही प्रॉफिट है, वो अपना कैपिटल में जोड़ लेंगे, कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर कुछ ड्रॉ कर लिए तो कैपिटल घटा देंगे। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप है
तो इस प्रॉफिट को सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारा इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है ना। हम लोग अभी नहीं करेंगे, वो बाद में सीखा जाएगा, लेकिन जो सीख रहे हैं जो है वो सिलेबस पूरा है ना। नेक्स्ट हो रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप में फर्स्ट शुरू यही से प्रॉफिट एंड लॉस। appropriation account, okay, to distribute, अच्छा प्रिपेयर्ड बाय, सॉरी नेक्स्ट अकाउंट का नाम है तो ये नीचे लिखेंगे आप, नेक्स्ट अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप, है ना, पार्टनरशिप बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस है तो लॉस सब में शेयर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, ओके। तो फाइनल अकाउंट मतलब इनकम स्टेटमेंट में ये चार पार्ट आता है। सबसे पहले क्या बन रहा है, बोलो, इनकम स्टेटमेंट में मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्या ट्रेडिंग, फिर पीएल, और बात आगे अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन तभी आएगा अगर पार्टनरशिप दे दिया तो, और पार्टनरशिप नहीं है तो बनेगा नहीं। और मैन्युफैक्चरिंग तभी बनेगा और प्रोडक्शन कर रहे तो, और अगर प्रोडक्शन ही नहीं करते तो वो भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन जो देता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट यही देता है 15 मार्क्स में, ठीक है ना। तो मेजर क्वेश्चन वही करेंगे, बट इसमें एक एक करके हम लोग अप्रोप्रिएशन छोड़ेंगे, पार्टनरशिप अभी नहीं है, बाद में मिलेगा। तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग पीएल करेंगे और बैलेंस शीट सीखेंगे। ओके, तो समझ में ना। और ये तो आपका पोजीशन मेजर करते, बैलेंस शीट एसेट्स लायबिलिटी लिखते, इसके लिए कोई जरूरत नहीं है अलग से, फॉर्मेट आप आ जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट पार्ट लिखो फॉर्मेट। फर्स्ट क्या था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, है ना। तो इन द बुक्स ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाओ, देखो इन द बुक्स ऑफ, बिजनेस का नाम लिख दो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और ये फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ये पूरा ईयर में कितना प्रोडक्शन किया हुआ तो देखेंगे ना, एक दिन का थोड़ी है, इसलिए फॉर द ईयर, जितना भी इनकम स्टेटमेंट सब में फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे, जो भी डेट है, 31 मार्च, 31 दिसंबर, व्हाट एवर गिवन इन क्वेश्चन, राइट। फॉर्मेट लेंथी है फॉर्मेट, बट मैन्युफैक्चरिंग इजी है। दो कॉलम करोगे डिटेल्स के लिए, नहीं क्यों, फॉर द ईयर एंड डेट, ईयर एंड हुआ तभी ना पूरा ईयर का बना रहे, तो डेट कैसे होगा, पूरा ईयर एंड में ही तो बना रहे ना। तो इसीलिए जहां फॉर द ईयर एंडेड ऊपर लिख दिए तो साइड में डेट आएगा नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट। बट टू कॉलम्स क्यों कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स जहां कैलकुलेशन होता है वो इनसाइड करेंगे, फिर फाइनल कॉलम में लिख देंगे। अब बोलो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अच्छा आपका कॉस्ट था क्या 11-12 में, तब तो इजी है, कॉस्ट शीट किए थे ना, बस वही। लेकिन कॉस्ट शीट में ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कर रहे थे, यानी फैक्ट्री तक, हाँ प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वहीं तक दिखना है, ठीक है। तो बस उसी को फॉर्मेट, और यहाँ इसमें बोलो मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट ही तो फाइन करते, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस लॉस, वो तो डेबिट में आएगा, तो क्रेडिट आइटम कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। टोटल कॉस्ट आ गया, उसको ट्रांसफर कर देंगे, प्रोडक्शन हो गया तो कहाँ, ट्रेड के लिए भेज देंगे, सेल के लिए, तो यहाँ से ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, बस सही है। तो सारा डेबिट आइटम है,
ओके क्लियर है? तो बोलो एक बार याद करो कॉस्ट शीट, तो उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले फाइंड करते थे, डेबिट में सारा हेड लिखते जाएंगे, वो हेड लिखते जाएंगे करते जाएंगे। तो डेबिट साइड लिखोगे टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। जिन लोगों का 11-12 में था तो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे सीबीएसई आईएससी तो उन लोगों के लिए नहीं था, आईसीएसई ऐसा बोर्ड था ना, उनका नहीं था तो उनके लिए प्रॉब्लम, बट इजी है। कॉस्टेड का फॉर्मेट याद। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे करते? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, कुछ एब्नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स तो भी लेस कर देंगे, ये सब करते थे ना एटलेस। वो करना है तो इनसाइड लिखते जाएंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरा स्टॉक कितना था मटेरियल्स का, अब फिर ऐड करेंगे, ओपनिंग था परचेज किए तो स्टॉक बढ़ेगा, एड परचेज ऑफ मटेरियल, एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। अगेन परचेज के लिए कुछ कैरेज एक्सेट्रा पे किए, वो भी तो परचेज कॉस्ट बढ़ेगा, ऐड करेंगे कैरेज एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, ये लिख दो। कैरेज भी हो सकता है, बाहर से तो ड्यूटी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, कैरेज पेड या ड्यूटी व्हाटएवर। हाँ, एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये जोड़ लोगे, राइट। तो टोटल कॉस्ट आ गया मेरे पास, सामान सारा टोटल मटेरियल्स का कॉस्ट आ गया, ये जोड़ के इनसाइड लिखना। अब बोलो ये सारा सामान प्रोडक्शन में लग गया ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कुछ मटेरियल्स अनसोल्ड अनयूज रह गया, तो क्लोजिंग मटेरियल्स माइनस करेंगे, बाकी यूज हो गया, तो लेस करोगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अगेन जहां से खरीदे थे कुछ डिफेक्टिव आइटम आया था तो रिटर्न कर दिए, मटेरियल्स रिटर्न कर दिए, तो भी तो यूज नहीं किए, कंज्यूम नहीं हुआ ना, लेस रिटर्न ऑफ मटेरियल, लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न, हाँ परचेज किए थे रिटर्न है ना, बट मटेरियल्स रिटर्न होने चाहिए, फिनिश गुड्स नहीं। ओके अगेन कुछ मटेरियल्स गोडाउन से चोरी हो गया स्टोर से, वो भी तो यूज नहीं हुआ, लेस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल लॉस लेस करोगे, एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, चाहे आग में डिस्ट्रॉयड हो जाए चाहे चोरी हो जाए, ये सारा एबनॉर्मल लॉस है ना, एबनॉर्मल लॉस ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ ध्यान में रखना कॉस्ट, मतलब एक्चुअली जब लॉस होता है ना, अगर इंश्योरेंस करके रहते क्लेम क्लेम भी तो मिलेगा, मान लो 50,000 का कॉस्ट लॉस हो गया, क्लेम हमको इंश्योरेंस किया हुआ था तो हमको तो क्लेम मिल जाएगा 50,000, 50 ना मिले 40-30 तो मिलेगा ना कुछ, तो अगर मिल गया तो मेरा तो लॉस, अगर 40 मिल गया तो 10,000 ही तो लॉस है, नहीं पूरा 50 लेस करोगे, क्यों, मटेरियल्स मेरा 50 चला गया, क्लेम मिलेगा तो उन लोग कैश देता है, मटेरियल्स थोड़ी देता है, तो कैश बढ़ेगा और मटेरियल्स 50 डिक्रीज होगा, तो मटेरियल्स तो पूरा 50 डिक्रीज करोगे ना, वो पीएल में देखा जाएगा कितना लॉस हो रहे नहीं हो रहे, समझ में ना। यहाँ तो मटेरियल्स प्रोडक्शन में कितना लगा वो देखना होगा, तो 50 तो भाई डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको तो लगा ही नहीं, उतना कॉस्ट ही तो माइनस करोगे, बाकी तो यूज हो रहे ना, समझ में ना, इसीलिए लेस कर देना, बस जनरली इतना एडजस्टमेंट देता है मैक्सिमम। आ जाएगा क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइनल कॉलम में लिख दोगे, कंटिन्यू कॉस्ट शीट जैसे करते थे वही कर रहे हैं डेबिट साइड, उस स्टेटमेंट में करते थे वो इसमें डेबिट में करते जाओगे, क्लियर है। अब बोलो और क्या ऐड करते थे, wages, direct wages plus other direct expenses, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एक्सेट्रा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहां भी लिख लेंगे टू डायरेक्ट वेजेस, यहां कुछ एडजस्ट करेंगे, कुछ एट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग है वेजेस पे करना बाकी है, ऐड करोगे ना आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड है तो लेस करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कोई भी एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ऐड कर लेंगे, और प्रीपेड वेजेस तो लेस करेंगे, ठीक है, लेस कर देंगे, ऑटो कॉलम लिख लेंगे, ठीक है। फिर टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, क्वेश्चन करेंगे तो बताते जाएंगे।
इनको जोड़ के एक बार लिख लेना, क्या आता है, प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इनसाइड वो शो करना होता है। तो यहां लिख लेना, ऐड करके लिख देना प्राइम कॉस्ट, मतलब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट भी यहां फॉलो कर रहे हैं, बस ये डेबिट साइड कर रहे हैं, समझ में ना। प्राइम कॉस्ट के साथ आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब जहां फैक्ट्री है वहां मेरा बाकी क्या खर्चा लग रहा है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है लेकिन लग रहा है फैक्ट्री में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड। तो लिखोगे टू फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, एक बार लाइन में लिखते, अंडरलाइन में कुछ लिख लेते, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का पावर, फैक्ट्री का वाटर, है ना, ये सारा आएगा। सुपरवाइजर है उनको सैलरी देते, अदर स्टाफ है फैक्ट्री का, फैक्ट्री मैनेजर का रेमुनरेशन देते, सब कुछ आ जाएगा, प्लस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स, ठीक है, फैक्ट्री में जो एसेट्स उस पर डिप्रिसिएशन आया तो प्लस और आएगा इसमें, मतलब और क्या आएगा, अच्छा डायरेक्ट लिखे, इसमें आउटस्टैंडिंग ऐड किए और प्रीपेड लेस किए, और फिर आधा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखे, तो प्राइम कॉस्ट आ गया। फिर प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में ऑल फैक्ट्री लिख लिए, मतलब रेंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिक बिल हो, चाहे आपका पावर, है ना, पावर इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस है, पावर में पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, मोबिल हो सकता है, मोबिल नहीं, पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है ना, कोल भी हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है, बट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फैन लाइट के लिए, एसी के लिए, लेकिन मशीन रन करने के लिए पावर, तो सभी इसमें आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एसेट्स, और इसमें लिखोगे स्टोर्स कंज्यूम्ड, कंज्यूमेबल स्टोर्स भी बोलते हैं, स्टोर्स कंज्यूम्स, कंज्यूम मतलब कोई रॉ मटेरियल्स की तरह, ओपनिंग स्टोर्स, ऐड परचेज लेस क्लोजिंग, सर ये स्टोर्स क्या है, एक्चुअली ये मशीन को स्मूथली रन करने के लिए ना ग्रीज मोबिल ये सब रखते हैं, वो कंज्यूम होता है, मोबिल रखते ना, बीच में मशीन मोबिल डाल दिए, और फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन है तो मोबिल स्टोर खरीद करके रखे, तो यूज होते जा रहे हैं, और फिर खत्म हो गया, थोड़ा बहुत है फिर खरीद लिए, तो ये जो यूज हुआ कितना, ओपनिंग स्टॉक कितना था स्टोर्स का, ऐड परचेज ऑफ स्टोर्स और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स, कंज्यूम आ गया, ठीक है ना, ग्रीज मोबिल एटसेट्रा ये सब इसमें आएगा, क्लियर है, कंज्यूमेबल स्टोर्स इसको बोलते हैं, वो फैक्ट्री ओवरहेड में बैच, इसका भी कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग, बट ये स्टोर्स का है, ठीक है, ओके, इन सबको जोड़ लेना, ओके, इनको जोड़ के मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ इनको जोड़ लोगे, राइट, नाउ इसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं, लिखना नहीं है, अब हम इसमें कुछ एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे WIP, क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP ओपनिंग, और लेस कर देंगे WIP क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का दूसरा नाम है सेमी फिनिश गुड्स या पार्टली फिनिश गुड्स, पूरा फिनिश नहीं हुआ, तो लास्ट ईयर में जो पार्टली फिनिश था वो ओपनिंग, इस साल तो उसको पहले फिनिश करेंगे इसलिए उसको जोड़ लिए, और ईयर एंड में जो पार्टली फिनिश हो तो नेक्स्ट ईयर में करेंगे ना, तो इस साल माइनस कर देंगे, इसलिए ओपनिंग WIP को ऐड करोगे और क्लोजिंग WIP को माइनस करोगे, ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, अच्छा इसमें एक और लेस होता है,
कुछ स्क्रैप मटेरियल्स होता है, प्रोडक्शन के बाद कुछ स्क्रैप हो गया, उसको बेच के कुछ आया तो वो लेस कर देना, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, ये भी लेस कर देंगे। सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मतलब जो यूजलेस मटेरियल्स, एक्चुअली यूज करने के बाद वो कुछ पोर्शन यूजलेस हो गया। एग्जाम्पल अगर दे, अगर मैंने गारमेंट्स बनाते तो क्लोथ खरीदे थे, मटेरियल्स क्लोथ काटिंग किए, 60 का अलग अलग काटिंग किए ना, छोटे छोटे टुकड़ा बच जाएगा, मटेरियल स्क्रैप हो गया ना, क्या वो टुकड़ा मेरे काम में आएगा? नहीं। सर उसको बेच के पैसा मिलता है, हाँ, वो बेच के वो लोग केजी के हिसाब से बेच के कुछ तो रिकवर हो जाता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। बस वो आपका स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरा कच्ची घानी का मस्टर्ड मस्टर्ड ऑयल हम प्रोड्यूस करते, तो मशीन में क्या करेंगे, मस्टर्ड सीड देंगे, सीड से ऑयल निकल जाएगा, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो सॉलिड पार्ट है ना वो स्क्रैप है, उसको बेच के भी वो कोई ना कोई खेती में देने के लिए उसको एकदम डस्ट कर देता है, फिर खेती में देने के लिए खरीद लेता है, समझ में ना, फर्टिलाइजर बन जाता है। तो इनके लिए क्या स्क्रैप है, इनको तो मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूस करना है ना, तो स्क्रैप बेच के अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रहे हैं तो मेरा कॉस्ट तो रिड्यूस होगा ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, फिनिश कॉस्ट का, मस्टर्ड ऑयल का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सब स्क्रैप माइनस करोगे, समझ में ना। यस, ये लेस कर देना, तो इससे लोग स्क्रैप लेस कर दोगे तो क्या मिलेगा, वर्क्स कॉस्ट, क्या बोलते थे, वर्क्स कॉस्ट बोलते थे, लेकिन फिनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फैक्ट्री में ही तो प्रोडक्शन होता है, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना आया यहीं से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिख लेना इनसाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। बट हम लोग कॉस्ट शीट में क्या किए थे, इसके साथ फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ते थे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता था, फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता था, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ते थे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता था। लेकिन यहाँ से फैक्ट्री तक देखना है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कहाँ होता है, फैक्ट्री में, तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फैक्ट्री तक सीमित है, ठीक है ना। यस, तो अब यहाँ एक चीज कंसेप्ट सीखो, यहाँ कुछ और ऐड हो सकता है। मैक्सिमम केस में मिल गया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। बट कभी कभी इसमें प्रॉफिट भी जोड़ता है, अच्छा रिवर्स, सर रिवर्स का समझाएंगे आपको, लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, ठीक है, इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट इसको बोलते हैं। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में तो प्रॉफिट आ ही नहीं सकता है, कैसे आएगा जब तक सेल नहीं होगा, तो है ना। लेकिन इसमें कभी कभी प्रॉफिट ऐड किया जाता है, ये कंसेप्ट थोड़ा लॉजिकल एडवांस कंसेप्ट है, कॉस्ट में वो आगे सीखोगे क्या होता है, समझते। मान लो मैंने प्रोडक्शन करते, एक मटेरियल्स यूज करते, लेबर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऑलवेज फैक्ट्री का जो मैनेजर है उसका इंटेंशन रहता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कॉस्ट अकाउंट इसीलिए सीखेंगे आगे, कॉस्ट को मिनिमाइज करना ही तो है ना, कंट्रोल करना होता है। तो मिनिमाइज करने के लिए इन लोगों ने देखा ये मटेरियल्स को थोड़ा चेंज करते, ठीक है, थोड़ा क्वालिटी अच्छा मटेरियल्स लेंगे, और जो लेबर है इसमें इनएफिशिएंट लेबर ज्यादा है, ठीक है, तो इनएफिशिएंट लेबर को थोड़ा कम कर देंगे और एफिशिएंट लेबर को अपॉइंट कर लेंगे, और फिर उनको अपॉइंट करने के बाद एफिशिएंट लेबर को ये ऑफर दिए, देखिए आप लोग का एफिशिएंसी अच्छा होगा, ठीक है, तो आपको रिवार्ड्स मिलेगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोडक्ट मैनेजर है, उनको बोल दिए जो जनरल मैनेजर, आप अगर एफिशिएंटली प्रोडक्शन करोगे, तो मैनेजर अब क्या किए, सारा वर्कआउट सबसे बात करके वो प्लान किए, उस प्लान के कारण देखा गया प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो गया। नॉर्मली जहां प्रोडक्शन कॉस्ट एक एक यूनिट के लिए 50 रुपया लगता था, वो प्लान जब लेके आए तो फैक्ट्री मैनेजर ये सब प्लान करके वो कितना में कर दिए, जहां 40 रुपीज लगता है वो 35 में कर दिए। तो ऐसे तो बोल सकते ना, नॉर्मली 50 होता, 30 40 होता है, तो 5 रुपीज तो इनको प्रॉफिट रिवार्ड देना चाहिए ना,
₹40 जब लगता था तो ₹40 दिखाएंगे, ट्रांसफर करेंगे फिनिश गुड्स में, गोडाउन में 40 करके ट्रांसफर करेंगे, ₹5 अपना प्रॉफिट इधर। ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, उनका परफॉर्मेंस से हुआ ना, तो उनका भी तो कुछ प्रॉफिट बनता है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट इसमें चार्ज किया जाता है। समझ में ना? क्वेश्चन में बोल देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 20% ऐड करके ट्रांसफर कर दिए, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट हो गया, तभी ना ऐड कर रहे हैं। क्लियर है ना? यस। अच्छा, रिवार्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रिवार्ड्स दे रहे हैं, समझ में? यस। तो बस अब टोटल ट्रांसफर कर देंगे, अब टोटल कुछ नहीं लिखना है। अब क्रेडिट साइड वही अमाउंट, तो क्रेडिट में कुछ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट फाइंड कर लोगे टोटल। ठीक है? यस। अब टोटल लिख लो। अब क्रेडिट में लिखो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, तो कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है ना? तो लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट ट्रांसफर। अगर प्रॉफिट ऐड नहीं किए तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, है ना? और अगर प्रॉफिट ऐड किए तो आउटपुट। आउटपुट मतलब फिनिश प्रोडक्ट, इनपुट मतलब मटेरियल्स। आउटपुट क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट होता है, इनपुट होता है मटेरियल्स। ओके, तो आउटपुट ट्रांसफर लिख दोगे। ठीक है? तो कंप्लीट हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एकदम इजी है, बस फॉर्मेट याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। अब शुरू करें क्वेश्चन इससे। आज मैन्युफैक्चरिंग कर लेते, मैक्सिमम आया भी नहीं, और ये एक क्लास ही अनफ है, इसके बाद करना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो देता है वो तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ही देगा, लेकिन सिलेबस में है फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में ए भी होता है, ये तो सीखना तो चाहिए ना, इसीलिए बाई चांस उसको शॉर्ट में दे दिए, मतलब 10 मार्क्स क्वेश्चन में दे दिए, तो है ना? यस। अब चैप्टर में आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये है पेज 99, पेज 99। 99 यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1 फॉर्मेट हम भी कर लेते साथ में। क्वेश्चन 1, इन द बुक्स ऑफ, जो भी बिजनेस है लिख लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या? December 21, ईयर एंडेड 31st December 2021, राइट? ट्रेडर का, बिजनेसमैन का नाम ही नहीं दिए, बट वही 2 कॉलम करोगे डिटेल्स, क्रेडिट में एक ही कॉलम करके छोड़ दो ना। एक्चुअली फॉर्मेट जब 2 कॉलम करे तो बोथ साइड 2 होना चाहिए। हाँ, लिखेंगे फाइनल कॉलम में, लेकिन क्रेडिट में तो कुछ आता ही नहीं, तो उतना स्पेस नहीं देना, एक ही कॉलम, एक थोड़ा सा और कर लेते। एक साइड 2 कॉलम लिखे तो दूसरा साइड भी होना चाहिए 2 कॉलम्स फॉर्मेट में, ऑलवेज डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना। अब स्टार्ट करो, देखो फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? रॉ मेटेरियल कंज्यूम, तो डेबिट साइड लिख लो 2 रॉ मेटेरियल्स कंज्यूम्ड। नाउ क्वेश्चन, देखो स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग दिया ना शुरू में, लेफ्ट हैंड साइड ओपनिंग, राइट हैंड साइड क्लोजिंग। इसमें क्या क्या स्टॉक दिए? रॉ मटेरियल्स भी दिए, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब डब्ल्यूआईपी दिए, और फिनिश गुड्स भी दिए। बट फिनिश गुड्स तो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, वो ट्रेडिंग में चला गया। फिनिश प्रोडक्ट होता है तुरंत ट्रेडिंग में भेज देता है ना, ट्रेड करने के लिए, तो इसमें आएगा नहीं, बाकी सभी आएगा। और नीचे देख लेते हैं एक बार, परचेज ऑफ मटेरियल्स दिए ना, परचेज कितना दिए? 2,20,000, तो ओपनिंग 25 ऐड करेंगे, परचेज लेस करेंगे क्लोजिंग 22, है ना?
और आगे देख लेते परचेज रिलेटेड कुछ खर्चा है या नहीं, ठीक है ना। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल दिए ना, 12,000 दिए, तो ये भी ऐड करेंगे, मटेरियल्स का ही तो कैरेज लगा था, ऐड करेंगे। और नहीं, बस तो इसको लिख लेते ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, ऐड कैरेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो इनसाइड लिखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये 25,000 था, ऐड परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,20,000, ऐड कैरेज, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल कितना, 12,000 दिया था ना, नीचे देखो 12,000, इन सबको तो जोड़ेंगे, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एब्नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल नहीं दिए, रिटर्न भी नहीं दिए, तो क्लोजिंग 22,000 दिया था क्या, बस ये लेस करेंगे, ये पहले उसको जोड़ लो, एक 2,20, 25, 2,45, 257, कितना 257 है ना टोटल, इससे 22 लेस करोगे तो 235, तो कंज्यूम मिल गया हम लोग को, कितना मिला, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया 2,35, ठीक है। अब क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस, एक बार देख लेते आउटस्टैंडिंग एटसेट्रा दिए थे या नहीं क्वेश्चन में। नीचे पढ़ो, प्रोडक्टिव वेजेस दिए थे 1,10,000 है ना, प्रोडक्टिव वेजेस 110, ये तो आएगा डायरेक्ट वेजेस। और क्या होता है, ओ सॉरी सॉरी, एक और मिस किए, देखो ब्रोकरेज ऑन परचेज दिए नीचे, ब्रोकरेज ऑन परचेज, तो परचेज तो ऑब्वियसली फैक्ट्री है तो मटेरियल से तो खरीदे ना, ये भी 12,000 जोड़ना पड़ेगा, तो परचेज रिलेटेड सारा खर्चा जोड़ना पड़ेगा, मटेरियल कंज्यूम में जोड़ना पड़ेगा ना, उसको गलती से वो देखे नहीं थे, एक बार काट देते हम, इसको इनसाइड लिख लेते, कितना था 235 आया था ना, 235, अब ऐड कर लेते फिर ब्रोकरेज ऑन परचेज, पहले जोड़ लेना चाहिए था, ब्रोकरेज ऑन परचेज कितना था 12,000, तो ये जोड़ लेते 2,47,000, ठीक है, तो कंज्यूम आया 247, अब हम लोग वेजेस एटसेट्रा जोड़ेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखो, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना का दिए थे वेजेस, 1,10,000 है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस सब इनडायरेक्ट, गैस वाटर इनडायरेक्ट, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट, बस हो गया, इसको ऐड कर लो 1,10,000, ऐड करके हो रहा है आपका प्राइम कॉस्ट, ये सब डिटेल्स दिखाओगे, इस पे भी पार्ट मार्क्स रहेगा आपका, नहीं तो सब जोड़ लेंगे तो उतना ही आ जाएगा ना, सब एक साथ जोड़ लेते और जो लेस करना था लास्ट में लेस कर देते सबको, आ तो जाएगा आंसर, लेकिन आपको मिलेगा नहीं प्राइम कॉस्ट, तो 3,57,000 ये आया प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब ऐड टू फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड नहीं लिख के फैक्ट्री का सारा खर्चा लिखते जाएंगे, इनसाइड लिखते जाएंगे, तो अब क्वेश्चन देखो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा, देखो वर्क्स मैनेजर सैलरी है, देखो कैरेज के बाद दिया ना, तो लिख लो वर्क मतलब फैक्ट्री मैनेजर, तो वो भी आ जाएगा, लिखो वर्क्स मैनेजर सैलरी 36,000 टू वर्क्स, अब ऐसे भी लिख सकते हो टू फैक्ट्री ओवरहेड अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखते जाओगे, नो इश्यूज, प्रॉब्लम नहीं, वर्क्स मैनेजर सैलरी कितना था 36,000, फिर देखो और क्या दिए, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री रिपेयर्स है ना, फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, फैक्ट्री सेड ये भी तो बिल्डिंग है, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा है ना, और गैस वाटर आएगा, तो लिखते हैं फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रिपेयर्स और इलेक्ट्रिक चार्जेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री रिपेयर्स, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी,
गैस एंड वाटर, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एसेट्स वो भी तो आएगा इसमें, इसको इनसाइड लिखते जाओ। एक बार बोलो तो, फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना था 5,600, रिपेयर्स कितना 7,800, इंश्योरेंस है 5,600 इनसाइड, रिपेयर 7,800। फिर देखो तो इलेक्ट्रिसिटी कितना दिए थे नीचे, इलेक्ट्रिक चार्जेस 6,700, और गैस एंड वाटर 5,600, 6,700, 5,600, इलेक्ट्रिसिटी 6,700 और गैस एंड वाटर 5,700। डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे, वो भी तो फैक्ट्री का ही है, तो नीचे लिखते जाओ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री प्लांट, ठीक है। क्वेश्चन फिर एकदम लास्ट में देखो, डेप्रिसिएशन रेट दे दिए थे फैक्ट्री एसेट्स का कितना परसेंट, 10% पर एनम। तो अब ऊपर आते देखो, फैक्ट्री में प्लांटर मशीनरी था 80,000, 80,000 का 10% 8,000 हो जाएगा। और शेड था कितना 65,000, उसका 10% 6,500। तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन कितना है 8,000, 80,000 था ना। और डिप्रिसिएशन ऑन शेड, फैक्ट्री शेड, शेड मतलब जो बिल्डिंग का ये रहता है ना, जहाँ फैक्ट्री का प्रोडक्ट, ऊपर देखोगे शेड मतलब छावनी जिसको बोलते हैं शेड, 10%। ना शेड तो एसेट्स है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग का शेड होता है ना ऊपर छावनी। तो वो 10% कितना 6,500। अब इन सबको जोड़ो, जोड़ के लिख लेना, तो देखते कितना रहा, 36,000 प्लस 5,600 प्लस 7,800 प्लस 6,700 प्लस 5,700 प्लस 14,500, टोटल है 76,300। कितना है 76,300, तो 357 में जोड़ लेते प्लस 3,57,000, अरे 4,33,300, ऊपर जो प्राइम कॉस्ट था उसके साथ जोड़ लो। 357 था और ये 67,300 आया, जोड़ लो। फाइनली पार्टली सेमी फिनिश्ड गुड्स भी तो था, मतलब डब्ल्यूआईपी था, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ेंगे और क्लोजिंग लेस कर देंगे। टू डब्ल्यूआईपी अंडरलाइन ओपनिंग, ओपनिंग कितना का था बोलो तो, अब क्वेश्चन देखो, शुरू में देखो एकदम सेमी फिनिश कोर्स जो दिया था, ओपनिंग कितना था 7,000 और क्लोजिंग कितना 5,500, तो 7,000 ओपनिंग ये जोड़ना है और 5,500 ये लेस करना है, बस हो गया। इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे, तो कॉस्ट जो आया ना उसी को ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ लिख देते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 7,000 से 5,500 लेस करेंगे तो 1,500 रुपया ऐड हो जाएगा, तो 4,34,800, 4,34,800, 7,000 जोड़ेंगे 5,500 लेस करेंगे, तो प्लस 7,000 माइनस 5,500, 4,34,800 आ गया टोटल, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, ये क्या आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसी को क्रेडिट साइड में लिख दो बाय ट्रेडिंग अकाउंट, हो गया कंप्लीट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें लिखना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, जो प्रॉफिट ऐड नहीं किया ना। हम्म जहां बोल देगा प्रॉफिट जोड़े इतना परसेंट है ना, तभी और प्रॉफिट जोड़ोगे, नहीं तो कॉस्ट में ही ट्रांसफर करते जाओ। 4,34,800, 34,800 हो गया अकाउंट।
बहुत पुराना साल, मतलब 90s में एक बार दिया था फाइनल अकाउंट। उसमें ट्रेडिंग भी करना था, फिर मतलब मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, फिर पीएल, फिर बैलेंस शीट। लेकिन आजकल उतना ही नहीं देता है। पहले क्वेश्चन 16 मार्क का होता था। हम्म, और 6 क्वेश्चन अटेंड करो, एक टाइम ऐसा था 6 क्वेश्चन अटेंड करो, फिर 16 करके 96, 4 मार्क्स नीड नेट्स। वो 80s का बात बोल रहे हैं हम लोग जब करते थे। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन 1। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। हो गया ना क्वेश्चन, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे। जहां प्रॉफिट कुछ ऐड कर रहे हैं ना, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे। करना तो वही फॉर्मेट याद रखना। क्वेश्चन 2 एक बार डिस्कस करते हैं, क्या दिए देखो। प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देखो क्या दिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, और फैक्ट्री स्टोर्स दिया ना, तो स्टोर्स कंज्यूम फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा, बोले थे ना। स्टोर्स कंज्यूम, वो ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग जैसे मटेरियल्स के किए थे, उस स्टोर्स का भी करेंगे। क्लियर है? अब आगे परचेज ऑफ मटेरियल्स दे दिए, परचेज ऑफ फैक्ट्री स्टोर दे दिए, फिर वेजेस ऑफ वर्कर दे दिए, कॉस्ट ऑफ डिजाइन दिए, स्पेशल हायर चार्जेस दिए, करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको दे रहे हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, पावर एंड लाइट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड टूल्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड, फिर वर्क मैनेजर सैलरी और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। बस, हाँ प्रॉफिट जोड़ नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन ठीक है, कर ले। इसमें आंसर भी दिया है। ओके, क्वेश्चन 2। इन द बुक शॉप, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ डेट कुछ दिए क्या क्वेश्चन 2 में? हाँ, स्टार्ट था अप्रैल 23, तो एंड है मार्च 24, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। क्रेडिट साइड हम एक ही कॉलम कर रहे हैं, पता है ना। कुछ तो नहीं होता, ट्रांसफर कर देना है बस। 2 क्या आएगा? रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। हम्म, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये हेड लिखोगे। अब कैलकुलेशन बोलो कैसे करते। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐड परचेज, कुछ एक्सपेंसेस तो ऐड करेंगे, लेट्स गो। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ में आरएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो क्वेश्चन देख के बोलो। ओपनिंग मटेरियल्स कितना था? 18,000। परचेज दे रहा था 92,000। ओके, ओपनिंग 18,000, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये है 92,000। ठीक है, ये तो ऐड करेंगे, लेकिन और कुछ ऐड होगा या नहीं? लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, बाद में फिर जोड़ना पड़ा ना। एक बार देख लेते और क्या दे रहे हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ डिजाइन, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हायर चार्ज, स्पेशल हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, ये डायरेक्ट है। मटेरियल्स रिलेटेड, इनडायरेक्ट मटेरियल्स फैक्ट्री का होगा नहीं, और कुछ नहीं है। तो ये दोनों जोड़ लेते, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल 16, इसको लेस करेंगे। ठीक है, ये दोनों जोड़ लो, 91,10,000 लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग है 16,000, क्लोजिंग कितना दिया? 16, तो 16 लेस करोगे तो 94, कितना रहे बोलो? 94,000 है कंज्यूम। ओके,
ना अब प्रोडक्टिव वेजेस, डायरेक्ट वेजेस। टू, डायरेक्ट वेजेस इनसाइड लिखना, डायरेक्ट में और भी कुछ है। डायरेक्ट वेजेस दिए थे, वेजेस ऑफ वर्कर कितना 56, तो वेजेस ऑफ वर्कर 56,000 इनसाइड, और भी डायरेक्ट है। टू, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका डिजाइन तो सबसे पहले प्रोडक्शन का ही पार्ट हो जाएगा ना, इसीलिए कॉस्ट ऑफ डिजाइन। डिजाइन कॉस्ट कितना दिए थे 3,100, और स्पेशल हायर चार्जेस तो भी आएगा। हाँ, एक्चुअली मेरा जो प्लांट है फैक्ट्री में वो नॉर्मल प्लांट है, जनरल प्लांट, लेकिन ऐसा एक ऑर्डर आ गया मेरा उस मशीन से बनेगा नहीं, एकदम एक्सेप्शनल कुछ ऑर्डर आ गया सडनली, तो उसके लिए हमको स्पेशल मशीन चाहिए, और एक ऑर्डर के लिए स्पेशल मशीन बाई करेंगे इतना रुपया लगा के, और बाद में नहीं ऑर्डर आएगा तो मेरा जो नॉर्मल मशीन है उससे तो हो रहा है, हम क्या करेंगे, वो स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मशीन भाड़ा पे लेंगे। किससे भाड़ा पे लेंगे भाई, एक प्रोडक्ट एक ऑर्डर आया, नॉर्मल मेरा जो प्रोडक्शन होता है उसका तो ऑर्डर नहीं, स्पेसिफिक है, ले लिए थे, अब उसके लिए मशीन खरीद लेंगे तो पूरा, है ना, तो वो जो भाड़ा है वो प्रोडक्शन के लिए मैंडेटरी हो गया ना, डायरेक्ट हो गया ये। तो स्पेशल हायर चार्जेस बोल रहे तो वो भी डायरेक्ट में लेना, और डिजाइन है तो वो भी डायरेक्ट, और रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ये भी डायरेक्ट होगा, प्रोडक्शन में रॉयल्टी दे रहे हैं ना। यस, रॉयल्टी पता है किसको देते हैं, जैसे ऑथर को देते रॉयल्टी, है ना, पब्लिशर ऑथर ये सबको देता है, डॉक्टर को इन्वेंट किए मेडिसिन, और वो किसको किसी मान लो इसको मेडिसिन कंपनी को दिएगा, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए हमको रॉयल्टी दीजिए, रॉयल्टी, हाँ, रॉयल्टी देता है। ओके, तो वो प्रोडक्शन पे है तो डायरेक्ट लेंगे। तो यहाँ वेजेस कितना दिया था बोलो, सॉरी, कॉस्ट ऑफ डिजाइन कितना 3,100, स्पेशल हायर चार्जेस कितना 2,600, ये दोनों आ जाएगा इसमें डायरेक्ट में। कॉस्ट ऑफ डिजाइन, डिजाइन कितना दिया था एक बार बोलो, 3,100, और टू स्पेशल हायर चार्जेस ऑफ प्लांट, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट या स्पेशल हायर चार्जेस ऑफ प्लांट कितना था, देख के बोलो एक बार, हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल प्लांट 2,600, ये तीनों को जोड़ो, लिखो ऑटो का 56 359 61 700, 61 700, ठीक है, इसको जोड़ लो, लिख दो प्राइम कॉस्ट, इसको जोड़ के लिख दो प्राइम कॉस्ट, तो 9460 9 6 15 155 700, 155 700, ठीक है। अब सारा फैक्ट्री ओवरहेड आएगा, लिख लेते एक बार, 2 फैक्ट्री ओवरहेड, अब अंडरलाइन करके लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे फैक्ट्री स्टोर्स कंज्यूम, ठीक है, तो लिखो फैक्ट्री स्टोर्स कंज्यूम, कैसे करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ ब्रैकेट में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। देखो तो स्टोर्स का ओपनिंग कितना, देखो नीचे दिए, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट में दिए, स्टोर्स ओपनिंग था 9,000, और परचेज किए थे स्टोर्स 27,000, और क्लोजिंग स्टोर्स 11,000, 9,000 प्लस 27 माइनस 11, यही तो आएगा, तो उसको यहीं पे दिखा देते, 9,000 था प्लस 27 परचेज किए और क्लोजिंग 11 माइनस कर दिए, तो स्टोर्स कंज्यूम आ जाएगा, क्लियर। तो 27 प्लस 9 और आपका 36, 27 प्लस 9 इक्वल टू 36, और 11 लेस किए तो 25, फैक्ट्री स्टोर्स कंज्यूम कितना है 25,000, यस, इसको ठीक कर लो इतना, ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, जैसे मटेरियल्स में फॉर्मूला है वही इसमें करोगे, इसमें आ जाएगा कंज्यूम फैक्ट्री स्टोर्स, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखोगे।
हाँ 11,000, 9,000 था ओपनिंग, परचेज किए थे स्टोर्स 27। अब अदर बहुत सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, नीचे देखो, ये रिपेयर्स मेंटेनेंस दिए ना, फिर आपका इनडायरेक्ट वेजेस है ना, इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री का है ओवरहेड, और फिर पावर एंड लाइट, डेप्रिसिएशन, वर्क्स मैनेजर सैलरी, सुपरवाइजर, ये सारा खर्चा नीचे का आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, राइट, कितना 3,400, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,400, सब इनसाइड लिखते जाओ। फिर रिपेयर्स के बाद क्या दिए बोलो, रिपेयर्स के बाद दिए इनडायरेक्ट वेजेस 10,200, 10,200, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इंडायरेक्ट वेजेस के बाद इंडायरेक्ट मटेरियल्स 900, ठीक है, इंडायरेक्ट वेजेस 10,200, इंडायरेक्ट मटेरियल्स 900, और फिर है आपका पावर एंड लाइट 8,700, पावर एंड लाइट 8,700, अगेन depreciation of machinery 11,200, depreciation of machinery इसमें 11,200, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री सेड 4,800, डेप्रिसिएशन ऑन सेड 4,800, फिर वर्क मैनेजर सैलरी 9,600, वर्क मैनेजर सैलरी 9,600, और सुपरवाइजर सैलरी है, सुपरवाइजर सैलरी 6,100, ठीक है, सुपरवाइजर सैलरी 6,100, सुपरवाइजर सैलरी 6,100, ओके, यस, तो सारा बाकी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, अब जोड़ लो, अब इसको जोड़ के फाइनल कॉलम में लिखो, तो एक बार इनसाइड जोड़ लेते 25,000, प्राइम कॉस्ट तक नहीं, ये नीचे ओवरहेड को जोड़ो एक बार, आउटर कॉलम करोगे 25,000 प्लस 3,400 प्लस 10,200 900 प्लस 8,700 प्लस 11,200 प्लस 4,800 प्लस 9,600 प्लस 6,100, ये होता है 79,900, और इसके साथ प्राइम कॉस्ट जोड़ ले प्लस 155,700, ये आता है 235,600, ठीक है, तो ये सबको जोड़ के अब WIP ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे, आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, टू डब्ल्यू आई पी ओपनिंग, एक बार इनसाइड लिख लेते, नेट फिगर आउटर कॉलम कर लेंगे, ओपनिंग WIP दिए थे, ओपनिंग WIP 6,600 और क्लोजिंग 4,600, ओपनिंग 6,600, 6,600 लेस, यहां से क्लोजिंग लेस कर देते 4,600, तो पॉजिटिव आ गया 2,000, है ना, मतलब अब ओपनिंग जोड़ो क्लोजिंग माइनस करो, या इसका डिफरेंस, ओपनिंग ज्यादा है तो पॉजिटिव है तो ऐड कर लोगे, क्लोजिंग ज्यादा तो नेगेटिव ज्यादा तो लेस कर दोगे, तो जोड़ लेते 2,37,600, ठीक है, इसमें तो कुछ और दे रहा था 235,600, 2,000 का कुछ डिफरेंस आ रहा है, ओपनिंग 6,600 था, क्लोजिंग कितना 4,400,
ओ फैक्ट्री स्टोर तो कर ही लिए थे, हाँ हो गया था नहीं, और कुछ तो 2000 स्पेशल हायर चार्जेस लिखे थे 2600, एक मिनट, हाँ लिखे थे, कॉस्ट ऑफ डिजाइन भी लिखे थे 6-7, ठीक है, ओके ओके, ये हो गया आंसर। हम्म, समझ में आया? एक्चुअली वो क्या लिखे ना आंसर भूल से, 235,600 लिखे ना, मतलब ये वो जो वर्क्स कॉस्ट आया था उसी को लिख दिया, WIP को एडजस्ट ही नहीं किया था, समझ में ना, भूल से वो आंसर दे दिया। हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब इसी को क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दो, हो गया। बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो, बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर, कितना 237,600, कितना 237, ओके बस, साइड ही कॉल, इजी है एकदम ना, समझ में आया? अब क्वेश्चन 3, यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है, तो इसको आप ट्राई करना, ठीक, इसको ट्राई करना एक बार। और फिर क्वेश्चन 4, हाँ यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफर करें, एक ही लास्ट क्वेश्चन है जिसमें, तो क्या करोगे देखो, हम जस्ट हिंट दे देते, कर सकते हो। लास्ट लाइन देखो क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में, लास्ट लाइन पढ़ो समझ में आ जाएगा। द आउटपुट मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर इन फैक्ट्री ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट बाय एडिंग प्रॉफिट, कितना परसेंट? 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके ही तो ट्रांसफर प्राइस आएगा, लेकिन वो प्राइस ही तो नहीं पता है ना, तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं, एक मिनट, मान लेते कॉस्ट 100 आया, परसेंटेज बेसिस कॉस्ट 100 आया था, सॉरी इस पर ट्रांसफर प्राइस पे 20% बोला ना, तो कॉस्ट को नहीं मानना, किसको मानोगे, जिस पे ट्रांसफर प्राइस पे बोला तो ट्रांसफर प्राइस को 100 मान लेना, मान लेते ट्रांसफर प्राइस 100 रुपये में ट्रांसफर, तो प्रॉफिट कितना आएगा, 20%, 20, ट्रांसफर पे 20% है ना, तो प्रॉफिट जोड़ के ही तो ट्रांसफर प्राइस, तो ये माइनस कर देंगे तो कॉस्ट क्या आएगा, 80, क्या आएगा कॉस्ट बोलो, 80 आएगा ना, तो अब लास्ट क्वेश्चन में ही हम दिखा रहे हैं आपको, मान लो ये कॉस्ट आया था, कितना कॉस्ट आया था 237,600, अब इसमें भी बोल दिया मान लो कि 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर करना है, तो यहां लिख लेंगे ना टू PL अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन यहीं पे दिखा है, बोलो कॉस्ट कितना आया था, 237,600 आया था, इस क्वेश्चन में कॉस्ट फाइंड कर लोगे, लेकिन ट्रांसफर पे 20%, तो कॉस्ट कितना था, 80% आया था, मतलब ये 80% डिवाइड बाय 80, और इनटू क्या करोगे 20, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार करते हैं, कितना आया था, हम मान लो इसमें ट्रांसफर प्राइस बोल देता, तो 237,600 था, सॉरी 237,600 डिवाइड बाय 80 और इनटू कितना 20, ये होता है प्रॉफिट कितना ना 59,400, और ये जोड़ लेंगे तो ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा, यहां लिख देंगे ट्रांसफर प्राइस, अच्छा जोड़ के देखते कितना आ रहा है, वेरीफाई हो जाएगा, तो जोड़ने से प्लस इसमें कितना जोड़ेंगे 237,600, तो ट्रांसफर प्राइस आया 2,97,000, कितना मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 20 कॉस्ट का 20% नहीं, ट्रांसफर प्राइस पे 20% बोला था, 20% प्रॉफिट जोड़े थे, लेकिन प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना 80 था, तो जो कॉस्ट है 80%, तो 20 होगा क्या, यूनिट लगा दिए, तो इसमें है ना, अब एक ट्रांसफर प्राइस मिल गया, इसी को लिखेंगे बाय ट्रेडिंग ट्रांसफर प्राइस, है ना, या आउटपुट ट्रांसफर, एक बार वेरीफाई करते हैं, इस पे ही तो 20% बोले थे ना, इसका 20% करके देखो तो प्रॉफिट मैच कर रही है या नहीं,
मतलब ये जो आया 297 इनटू 20% डायरेक्ट करो, देखो 59,400 ही प्रॉफिट आ रहा है। मतलब ट्रांसफर प्राइस पे आ गया ना, तो ट्रांसफर को 100 मान लेना, प्रॉफिट रेट क्या माइनस करोगे तो कॉस्ट का परसेंटेज आएगा, जो कॉस्ट आया कॉस्ट का परसेंटेज उससे डिवाइड कर लो और प्रॉफिट का परसेंटेज इंटू कर लो। अगर बोलता 20% ऑन कॉस्ट, अगर बोलता 20% ऑन कॉस्ट तो 237,600 पे ही 20% करते, तो करके जोड़ लेते ट्रांसफर प्राइस हो जाता, बट ट्रांसफर प्राइस देता है, दे रहे तो ये करना। और क्रेडिट साइड बाय ट्रेडिंग अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर लिख दोगे, आउटपुट हाँ, क्योंकि इसमें कॉस्ट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, आउटपुट ट्रांसफर लिखो, समझ में ना। yes, बस तो 2 क्वेश्चन है वो कर लेना, और नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट का रिमेनिंग पार्ट, मतलब ट्रेडिंग पीएल सबका फॉर्मेट एक्सेट्रा करेंगे, ठीक है।